वेलकम अगेन स्टूडेंट्स ऑन इजी एक्सप्लोर फार्मा। तो हम लोगों ने रियोलॉजी एंड डिफॉर्मेशन के ऑफ सॉलिड के ऑलमोस्ट हाफ पार्ट को कवर कर लिया है। रियोलॉजी हम लोग पूरी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब हम लोग उसके दूसरे पार्ट दैट इज़ डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड को स्टडी करेंगे। रियोलॉजी के सारे वीडियो लेक्चर के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, वहाँ से विजिट कीजिए। उसके बाद ये लेक्चर देखिए या फिर नहीं भी देखे हैं मैं आपको ब्रीफ बता देती हूँ। देखिए, रियोलॉजी में हम लोग एक ऐसा ब्रांच था साइंस का जिसमें हम लोग कोई भी लिक्विड कितना फ्लो कर रहा है और फ्लूइडिटी ऑफ द लिक्विड के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे। ये डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड है, मतलब कि किसी भी सॉलिड के ऊपर अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं और जैसे ही उसको कंप्रेस करते हैं या फिर उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी अपना कैसा शेप, साइज और जियोमेट्री को चेंज करेगी और चेंज करने के बाद जो रूप में आएगी उसको हम लोग कहेंगे दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफॉर्मेशन। और उसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डिफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज व्हेन डिफिनिट फोर्स अप्लाइड टू एन बॉडी इट अंडरगोज डिफिनिट चेंज इन इट्स ज्योमेट्री दैट इज नोन एज डिफॉर्मेशन। ठीक है, डिफिनिट फोर्स, जो फोर्स हम लोग लगाएंगे, बॉडी अंडरगोज डिफिनिट चेंज। डिफिनिट चेंज यहाँ पे बॉडी के लिए है जिस पे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे। लगाने के बाद बॉडी अपना ज्योमेट्री चेंज कर लेगी एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन होने के लिए हम लोग के लिए जो बेसिक नीड है वो है हमारा स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि स्ट्रेस मतलब सिंपली हम लोग समझ सकते हैं प्रेशर और फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग अप्लाई करते हैं। और रेट ऑफ स्ट्रेस हम लोगों ने पहले बताया था कि फोर्स लगाने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट में क्या चेंजेस आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ स्ट्रेस, रेट ऑफ स्ट्रेन। यहाँ पे भी हम लोग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे। लगभग वही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो डिफॉर्मेशन के लिए सबसे पहले जो नीड होगी वो होगी स्ट्रेन। स्ट्रेन, अगर इस बॉडी पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं दैट इज अ स्ट्रेस। फोर्स लगाने के कारण हो सकता है ये पेन पूरी तरह से टूट जाए। टूटने के बाद ये जो पेन का पार्ट्स होगा उसको हम लोग डिफॉर्म्ड सॉलिड कहेंगे और हम लोग उसको कहेंगे कि ये स्ट्रेन हुआ और रेट ऑफ स्ट्रेन। तो हाँ भाई, आगे देखिए। चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज अ डिफॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए, एक सब्सटेंस था, ये एक हमारा ओरिजिनल शेप साइज था उसका। जब भी इस पे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स दिए तो ये चेंज होगी, इस तरह का हो गया। दिस इज द शेप ऑफ दिस सब्सटेंस आफ्टर अप्लाइंग द स्ट्रेस। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा लार्जर फोर्स का अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि एक बार डिफॉर्मेशन और कोई भी ऑब्जेक्ट अपना शेप चेंज करने के बाद वापस अपने शेप को ना ले पाए। एक्चुअली होता क्या है कि सपोज़ किसी भी सब्सटेंस है, अगर उसमें हम लोग स्ट्रेस लगाते हैं दैट इज़ और फोर्स लगाते हैं तो ये सब्सटेंस के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टकराने लगते हैं। टकराने के बाद इसमें जो भी बॉन्डेड होते हैं वो बॉन्डिंग टूटने लगती है और एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। न्यू बॉन्ड के फॉर्मेशन से जो शेप और साइज और कन्फिग्रेशन होता है वो चेंज हो जाता है। तो वी कैन ऑल्सो डिफाइन डिफॉर्मेशन इट एज। सो अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल साइंस से उठाएं तो अगर हम लोग पाउडर को उठाते हैं, अगर पाउडर इस फॉर्म में है, अगर पाउडर इस तरह से है और अगर फोर्स लगा के इस पाउडर को कंप्रेस किया जाए तो हो सकता है ये पाउडर का डिफॉर्मेशन हो जाए, मतलब पाउडर अपना शेप और साइज को चेंज कर ले। लेकिन अगर फिर से अगर हम लोग उसी फोर्स को रिमूव कर दें तो ये वापस से अपना पोजीशन और अपना कॉन्फ़िगरेशन को वापस ले लेगा। तो ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वाला कॉन्सेप्ट हम लोग आगे भी देखेंगे। अभी यही समझ जाइए कि डिफॉर्मेशन सिंपली मीन्स डिफिनिट चेंज इन द जियोमेट्री ऑफ एनी सब्सटेंस आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स ऑन इट। अब देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल, साइज एंड जियोमेट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट
द फोर्स अप्लाइड वेरियस डिफॉर्मेशन में रिजल्ट। डिफॉर्मेशन डिपेंड करेगा शेप, साइज और उस मटेरियल के जियोमेट्री पे भी कि उस पर कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और फोर्स अप्लाई करने के बाद वो कितना तक डिफॉर्मेशन और शेप और साइज में चेंजेस कर पाता है। इस डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड में जो मेनली हम लोग दो टर्म के बारे में स्टडी करेंगे वो है हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये देखिए हम लोग इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन से स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग पहले ब्रीफली ये समझते हैं कि स्ट्रेस किसे कहते हैं और स्ट्रेन किसे कहते हैं। ये देखिए हमारा स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और सिंपली हम लोग अगर कह सकते हैं कि जो भी हम लोग फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं जिसकी वजह से उसका डिफॉर्मेशन होता है, दैट इज नोन एज स्ट्रेस। इसका एसआई यूनिट न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स 2 होता है और इसको हम लोग पास्कल भी कह सकते हैं। स्ट्रेस को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज डायरेक्ट स्ट्रेस, इनडायरेक्ट स्ट्रेस एंड कॉम्बिनेशन स्ट्रेस। इसके नाम से ये बहुत कुछ समझ में आता है कि डायरेक्ट स्ट्रेस मतलब हम लोग डायरेक्टली उसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसका हम लोग चेंज कन्फिग्रेशन चाहते हैं। अगर सपोज हम लोग इस पेन को चाहते हैं कि हम लोग तोड़ दें तो इसी पेन पे डायरेक्ट हम लोग फोर्स अप्लाई करके इस पेन को तोड़ने का ट्राई करेंगे। दिस इज नोन एज डायरेक्ट स्ट्रेस। सेकेंड है हमारा इनडायरेक्ट स्ट्रेस। इसमें भी नाम से कुछ क्लैरिफाई हो रहा है कि जिस ऑब्जेक्ट का डिफॉर्मेशन हो रहा है उस ऑब्जेक्ट पे डायरेक्टली फोर्स ना लगा के हम लोग किसी और ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे जो फर्दर उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा जिसका डिफॉर्मेशन करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक सपोज ये स्केल है, ये हमारा पेन है, हम चाहते हैं कि इस स्केल को तोड़ दें तो हम लोग इस पेन पे फोर्स लगाएंगे और ये पेन जाके अगर इस स्केल को तोड़ पाता है तो इन दिस प्रोसेस द स्ट्रेस अप्लाइड ऑन दिस पेन इज नोन एज इनडायरेक्ट स्ट्रेस। यहाँ पे देखिए इस ऑब्जेक्ट पे हम लोगों ने फोर्स लगाया था, ये ऑब्जेक्ट जाके इस ऑब्जेक्ट के इस ऑब्जेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन को डिफॉर्म किया और चेंज किया, सो द फोर्स अप्लाइड हियर इन दिस ऑब्जेक्ट इज नोन एज इनडायरेक्ट स्ट्रेस। नेक्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन स्ट्रेस। इसके नाम से ये क्लैरिफाई होता है कि इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्ट्रेस दोनों की बात होती है। कॉम्बिनेशन में हम लोग फोर्स को डायरेक्टली उसी ऑब्जेक्ट पे भी लगा सकते हैं जिसकी डिफॉर्मेशन करनी है, या फिर किसी और ऑब्जेक्ट पे भी लगा सकते हैं जो ऑब्जेक्ट जाके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेगा जिसकी डिफॉर्मेशन हम लोगों को करनी है। अब हम लोग फर्दर ये देखेंगे कि ये डायरेक्ट स्ट्रेस भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज टेंसाइल डायरेक्ट स्ट्रेस, कॉम्प्रेशन डायरेक्ट स्ट्रेस एंड द शियर डायरेक्ट स्ट्रेस। यहाँ पे देखिए टेंसाइल डायरेक्ट स्ट्रेस का मतलब है कि यहाँ पे टेंसाइल का मतलब कुछ और नहीं बल्कि हम लोग लेंथ से भी कर सकते हैं। मतलब कि हम लोग ऐसा स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं जिससे डिफॉर्मेशन किसका हो रहा है, लेंथ का डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि वो टेंसाइल डायरेक्ट स्ट्रेंथ है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया वो फोर्स डायरेक्टली क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इलोंगेशन कर देता है, तो हम लोग उस केस में जो स्ट्रेस होगा डायरेक्ट स्ट्रेस उसको हम लोग कहेंगे टेंसाइल डायरेक्ट स्ट्रेस। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रेशन डायरेक्ट स्ट्रेस। कॉम्प्रेशन डायरेक्ट स्ट्रेस में मतलब अगर इस ऑब्जेक्ट का हम लोग को डिफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस पे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, दिस इज़ नोन एज डायरेक्ट स्ट्रेस। और जैसे ही हम लोगों ने इस पे फोर्स अप्लाई किया ये अपना डिफॉर्मेशन चेंज करके इसमें कॉम्प्रेशन हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को हम लोगों ने कॉम्प्रेस किया बाय अप्लाइंग द डायरेक्ट स्ट्रेस, दिस इज नोन एज कॉम्प्रेशन डायरेक्ट स्ट्रेस। नेक्स्ट है हमारा शियर डायरेक्ट स्ट्रेस।
इसमें भी वही होगा, अगर डिफॉर्मेशन होता है ड्यू टू shear फोर्स, दिस इज नोन एज shear डायरेक्ट स्ट्रेस। तो अब हम लोगों देखेंगे स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेस तो हम लोगों ने पढ़ लिया। स्ट्रेस का 3 पार्ट होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड कॉम्बिनेशन। फर्दर अगर क्लासिफाई करते हैं तो डायरेक्ट स्ट्रेस भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज टेंसाइल, कंप्रेशन एंड द shear डायरेक्ट स्ट्रेस। अब हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेन किसे कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किए हैं, और फोर्स अप्लाई किए हैं मतलब कुछ चेंजेस आएगा, जो चेंजेस आएगा दिस इज नोन एज स्ट्रेन। मतलब कि अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन ड्यू टू अपोजिंग फोर्स अप्लाइड, दिस इज नोन एज स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब कितना डिफॉर्मेशन होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम लोग उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करेंगे, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, स्ट्रेन। स्ट्रेन का अगर हम लोग फॉर्मूला लिखना चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन द शेप, साइज एंड चेंज इन शेप, साइज और हाउ मच डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस to its actual shape and size, actual shape and size। मतलब स्ट्रेन में हम लोग ये पता करते हैं कि कितना चेंजेस हुआ कितना में। मतलब कि अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे था और अगर हम लोग उस पर फोर्स अप्लाई किए हैं और वो बाद में इस तरह का हो गया है, तो ये ऑब्जेक्ट की चेंजेस, इस ऑब्जेक्ट की चेंजेस बाय दिस ऑब्जेक्ट की चेंजेस, ऐसे करके हम लोग इस स्ट्रेन को फाइंड कर सकते हैं। स्ट्रेन को जनरली हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, इप्सिलॉन से। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये स्ट्रेन का फर्दर डिवीज़न कैसे होगा। अब हम लोग आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो स्ट्रेन को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और क्लासिफाई करते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा टेंसाइल स्ट्रेन, सेकंड आता है कॉम्प्रेशन स्ट्रेन एंड थर्ड आता है shear स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन में क्या होगा, स्ट्रेन का सिंपली मतलब यही था कि कितना डिफॉर्मेशन आता है किसी भी ऑब्जेक्ट का उस पर फोर्स अप्लाई करने से। तो टेंसाइल स्ट्रेन का मतलब यही होगा कि जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किए हैं तो उसका डिफॉर्मेशन हमेशा क्या होगा, इलोंगेशन, और डिफॉर्मेशन हमेशा उसके लेंथ का होगा। सो चेंज और डिफॉर्मेशन ऑफ द लेंथ बाय अप्लाइंग द स्ट्रेस इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेन। बाय अप्लाइंग द स्ट्रेस इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल जहाँ भी आएगा दिमाग में आना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है, इलोंगेशन की बात हो रही है और यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है। टेंसाइल स्ट्रेन को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस टू इट्स ओरिजिनल साइज। मतलब अगर हम लोग इसको अच्छे से समझना चाहें तो हम लोग इसके एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि सपोज ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एक रियल ऑब्जेक्ट है। जैसे ही इस ऑब्जेक्ट पे हम लोगों ने स्ट्रेस और फोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट अपना कॉन्फ़िगरेशन और शेप साइज चेंज होके इस तरह से बन जाएगी। इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका लेंथ पहले की कंपैरिजन में अब घट गया है, मतलब इसके लेंथ में चेंजेस आए हैं। तो इस केस में टेंसाइल स्ट्रेन का अगर फॉर्मूला हम लोगों को बताना हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ। तो इसका लेंथ मान लीजिए अब इसका लेंथ 5 हो गया है, पहले इसका लेंथ 10 था। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू 5 एंड इट्स ओरिजिनल लेंथ इज 10। तो हम लोग इसका टेंसाइल स्ट्रेस निकालेंगे, टेंसाइल स्ट्रेन निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, चेंज दैट इज 5/10 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5। तो इस तरह से हम लोग टेंसाइल स्ट्रेन को बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रेशन स्ट्रेन। मतलब इसमें डिफॉर्मेशन हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट का ड्यू टू अप्लाइंग द स्ट्रेस, लेकिन उसके साइज में
या तो उसका साइज़ बढ़ रहा है या तो उसका साइज़ कम हो रहा है। मतलब यहाँ पे कॉम्प्रेशन जो होता था, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कॉम्प्रेशन स्ट्रेस में यहाँ पे भी वही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि सपोज़ कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग स्ट्रेस अप्लाई करेंगे और ये पूरी तरह से ये कॉम्प्रेस होके एक छोटा सा मटेरियल बन जाएगा, तो इस केस में ये जो डिफॉर्मेशन होके ये चेंज हुआ है, दिस इज़ नोन एज कॉम्प्रेशन स्ट्रेन। तो हम लोग इसको डेल्टा एस बाई एच से बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये एक पहले का, ये एक हमारा रियल ऑब्जेक्ट था, जैसे इसको कंप्रेस किए हैं तो ये अपना शेप एंड साइज चेंज कर ली है। उसी तरह से शीयर स्ट्रेन, मतलब यहाँ पे भी जितना डिफॉर्मेशन होगा शीयर स्ट्रेन लगाने से टू इट्स ओरिजिनल शेप, दैट इज नोन एज शीयर स्ट्रेन। आगे हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे, वो है हमारा यंग्स मॉडुलस एंड हुक्स लॉ। यंग्स मॉडुलस को हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं और इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं। यंग्स मॉडुलस को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस को हम लोग इस तरह से डिनोट कर रहे थे एंड स्ट्रेन को इप्सिलॉन इस तरह से डिनोट कर रहे थे। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, स्ट्रेस इज़ नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट एरिया, इसके जगह पे हम लोग इसको पुट कर सकते हैं। और ये स्ट्रेन इज़ नथिंग बट द चेंज इन द शेप और साइज ऑफ द मटेरियल टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो हम लोग चेंज बाय इट्स एक्चुअल, इससे हम लोग इसके जगह पे पुट कर सकते हैं। जब इस फॉर्मूला को हम लोग वेरीफाई करेंगे तो हम लोगों को ये मिलेगा, दैट इज यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू नथिंग बट फोर्स इनटू लेंथ बाय एरिया इनटू डेल्टा एल। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, वो है हमारा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ यही कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो स्ट्रेस अप्लाई किया गया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन से। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उसी हिसाब से उसके डिफॉर्मेशन आएगा। तो यहाँ पे इसके इक्वेशन से हम लोग अगर निकालना चाहें फॉर्मूला को, तो ऐसे लिख सकते हैं कि स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब भी यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो ये सबको पता है कि ये एक कांस्टेंट आ जाता है। सो हम लोग जैसे ही यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे, यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज़ वाई। वाई इज़ नथिंग बट द हुक्स लॉ कांस्टेंट। तो यहाँ पे स्ट्रेस के हम लोग दिखा देंगे, स्ट्रेन को भी हम लोग दिखा देंगे, और अगर हम लोग इसके कांस्टेंट को देखेंगे तो वाई से डिनोट करेंगे। सो y इज़ नथिंग बट y क्या है, y हमारा यंग्स मॉडुलस है। सो यहाँ से हुक्स लॉ से भी हम लोग यंग्स मॉडुलस को निकाल सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस को अगर हम लोग y को इधर लाएंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। सो वी कैन ऑल्सो फाइंड द डेरिवेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस बाय अप्लाइंग द हुक्स लॉ। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब उसमें हम लोग ग्राफ विच इज़ रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में स्टडी करेंगे, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एनीवेज ये सब के नोट्स अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज अ PDF, सो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।